हम देखने जा रहे हैं भारत के संविधान में कितने शेड्यूल हैं, या हम कह सकते हैं हिंदी में अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, आप इंग्लिश से बिल्कुल नहीं घबराइएगा, मैं आपको पूरा हिंदी में बता दूंगा कि इनका हिंदी में क्या मतलब है। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में आपके टोटल जो शेड्यूल हैं वो आपके 12 हैं, और इसमें जो सबसे पहले इसमें आपके शेड्यूलों की बात करें तो आपके सिर्फ 8 शेड्यूल थे। तो बाद में जो शेड्यूल ऐड किए गए हैं वो 4 ऐड किए गए हैं और टोटल आपके 12 हो गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला शेड्यूल यानी कि पहली अनुसूची। तो इसमें अनुसूची में देखोगे आप लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, सारे जो हमारे कितनी भी प्रदेश हैं, कितनी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सारी लिस्ट दी हुई है। तो पहले शेड्यूल में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल है, याद हो गया होगा। सेकंड शेड्यूल में आपका थोड़ा अलग है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसमें दे रखा है, इसमें लिस्ट ऑफ सैलरीज के बारे में दे रखा है कि किस किस अधिकारी को, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट है, जज है, या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो इस अधिकारियों को कितना जो है कि वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा इनके, जैसा कि आपने देखोगे कि जो संविधान होता है उसमें आर्टिकल होते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ की डिटेल नहीं होती। तो इस चक्कर में हमको शेड्यूल ऐड करने पड़े जिसमें और हम डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में लिख सके। तो प्रेसिडेंट के बारे में, जज के बारे में, उनके आपस में रिलेशन के बारे में हमको सेकेंड शेड्यूल में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आपका थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ ऑफिस, यानी कि इसमें क्या है कि किस प्रकार से कोई भी राष्ट्रपति हो, जज हो, तो किस प्रकार से शपथ लेगा। उस जैसे कि शपथ लेते होंगे, आपने देखा होगा कि कोई भी मंत्री है या राष्ट्रपति है तो वो शपथ लेता है तो एक फॉर्मेट में लेता है, यानी उसका एक तरीका होता है, और उसके यानी कौन किस व्यक्ति को शपथ दिलाएगा। तो इस प्रकार के नियम इसमें थर्ड शेड्यूल में दिए हुए हैं। यदि आप फोर्थ शेड्यूल में देखो तो फोर्थ शेड्यूल में आप देख सकते हो कि राज्यसभा के लिए किस प्रदेश से कितनी सीटें जाएंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, क्योंकि हर प्रदेश से राज्यसभा के लिए अलग अलग सीटें जाती हैं। जैसे यूपी से कुछ अलग हैं, महाराष्ट्र से अलग हैं, दिल्ली से कम सीटें जाएंगी, कम जनसंख्या तो कम सीटें जाएंगी। तो किस प्रदेश के लिए कितनी सीटें निर्धारित की जाएँ और किस प्रकार से उनको निर्धारित किया जाए, ये फोर्थ शेड्यूल में दे रखा है, चौथी अनुसूची में दे रखा है। अब आपको देखो फिफ्थ और सिक्स्थ में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अंतर क्या है। तो फिफ्थ शेड्यूल में देखोगे, इसमें प्रोविजन है किस प्रशासनिक कंट्रोल से शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसमें जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो मुख्य रूप से, जैसे यूपी में एसटी कितने हैं, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, इन एसटी और एसटी के बारे में फिफ्थ शेड्यूल में दे रखा है कि इनमें क्या क्या स्पेशल प्रोविजन होंगे। लेकिन आप सिक्स्थ शेड्यूल में देखिए, सिक्स्थ शेड्यूल भी कहीं ना कहीं एसटी, देखो आप जानते हैं इसमें भी एसटी से, जब ट्राइबल एरिया है तो एसटी में ही होंगे। लेकिन इसमें जो है कि हमारे जो स्टेट हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, उनसे रिलेटेड के बारे में अलग से दे रखा है। यानी कि जो असम के और मेघालय के वहाँ पे जो एसटी हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोविजन है, जैसा कि हमारे जो यूपी और एमपी के एसटी हैं तो उनके लिए, हिल वालों के लिए अलग से प्रोविजन है, वो सिक्स्थ शेड्यूल में। तो आपको इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या अंतर है फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में। सेवन्थ शेड्यूल में क्या है, सेवन्थ शेड्यूल में यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बड़ा ही आसान है, आपने कई बार पढ़ा होगा। केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, और समवर्ती सूची कौन कौन सी होती है, तो सेवन्थ शेड्यूल में है। जैसे कि आपकी एजुकेशन है तो दोनों, इसको केंद्र सरकार को भी पढ़ाना पड़ता है और राज्य सरकार को भी देखना पड़ता है, तो ये समवर्ती सूची में आती है। लॉ एंड ऑर्डर है तो ये स्टेट के अंदर आता है, यानी पुलिस है, यानी कोई भी यदि घटना होती है तो उसको राज्य सरकार देखती है। इसके अलावा जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यानी विदेश मंत्रालय, तो इसको सिर्फ जो है कि केंद्र सरकार ही देखेगी, राज्य सरकार को विदेशी नीतियों से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सेवन्थ शेड्यूल में आता है। इसके अलावा एट्थ शेड्यूल है, उसमें लैंग्वेज है, ये आपको पता ही होगा, आसान है। इसमें सारी जो लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी संविधान ने जिनको पहचाना है, यानी उनको मानता है कि ये भारत की लैंग्वेज है। अब ये 8 हो गए आपके पुराने, ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये सब पुराने से संबंधित। अब आप 9, 10, 11, 12 देखोगे तो ये नए हैं, आप इसमें देख भी सकते हो। तो नाइन्थ शेड्यूल है, इस नाइन्थ शेड्यूल में देखोगे वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कुछ ऐसे एक्ट होते हैं, यानी कुछ ऐसे कानून और रेगुलेशन होती हैं जिनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यदि आपको उसमें 9th शेड्यूल में डाल दोगे, 9वीं अनुसूची में डाल दोगे, तो उसको कोर्ट जो है कि हस्तक्षेप उन कानूनों में नहीं कर सकता।
वो ये बड़े ही फंडामेंटल होते हैं, इनको ये हर कानून को तुम इसमें नहीं डाल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सा इसमें रह सकता है, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो कानून बन गया। तो ये भी बड़ा ही बारीक है, इस पर भी कई बार बहस चलती रहती है कि कोर्ट क्यों नहीं चैलेंज कर सकता किसी भी एक्ट को, जबकि उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उस एक्ट को देख ले। तो इसमें यही है कि कुछ एक्ट हैं उनका रेगुलेट करता है, विनिमय करता है। या आपका जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल में आप देखोगे तो इसमें है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। डिफेक्शन से मैं आपको बता दूं, डिफेक्शन होता है इसके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाना। ये भी अभी का है, क्यों क्या होता था पहले, जैसे एक कोई पार्टी जीती तो दूसरा पार्टी का विधायक था वो दूसरी पार्टी में चला जाता था, रातों रात बदल जाते थे। उनकी जो है कि मेंबरशिप को, यानी कि उनकी सीट खराब नहीं होती थी ऐसा करने में। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में ये, यदि कोई दूसरा पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सीट को जो है कि खाली माना जाएगा। तो 10th शेड्यूल में उससे रिलेटेड सारे कानून या नियम दे रखे हैं। अब आपका 11th और 12th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल में आपका पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट। आप 73rd अमेंडमेंट के बारे में सुनोगे, 73rd, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुए थे तो संविधान में। 73rd है वो 11वीं अनुसूची, उसमें वो पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज यानी कि लोकल गवर्नमेंट, ये आपका देखिए ध्यान रखिए गांव के लिए। जब 12th शेड्यूल है, मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं डाली है, 12th शेड्यूल बता दूं। 12th शेड्यूल है, 12वां अनुसूची है, वो म्यूनिसिपलिटी के लिए है। जो शहरों में आपका नहीं होती, नगर पालिकाएँ होती हैं, उसमें उनके प्रोविजन के बारे में दे रखा है। बस 11th 12th में दोनों ही, 11th वाला था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था, जो 12th वाला था 12th शेड्यूल वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, लेकिन पास दोनों एक ही टाइम पे हुए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पूरे 12 शेड्यूल हो जाते हैं। यही एग्जाम में कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई ना कोई सा पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।